से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति लाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसकी जरूरत इस समय क्यों पड़ी? इसके पीछे व्यापक जनहित है, एक एक बच्चे का, एक एक माँ की सुरक्षा का। उनको घोषणा करनी चाहिए कितने वैध बच्चे हैं, कितने अवैध बच्चे हैं, घोषणा कर दे, उसके बाद कानून ले आए। उनके संस्कारों में रंगे हैं तो स्वाभाविक रूप से जिस संस्कार में रंगे होंगे उसी की भाषा बोलेंगे भी। 2022 की टक्कर से पहले अमीश देवगन ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा इंटरव्यू किया और इस इंटरव्यू पर चौतरफा सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। सपा और कांग्रेस से लेकर ओवैसी की पार्टी तक हर तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है और बीजेपी ने भी पलटवार का मोर्चा संभाल लिया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी है, इसलिए आज लखनऊ से आर पार का मेगा डिबेट शो होगा और सबसे बड़ी बहस छिड़ी है योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति पर। हम कहते हैं ये देश का कानून कुदरत के कानून के खिलाफ है। अल्लाह का निज़ाम तो ये कि शादियां होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, तो अब हम उस निज़ाम को बदलना चाहते हैं। आपकी सरकार पर आरोप ये लग रहा है कि आप लोग एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये विपक्ष का आरोप। हर एक मुद्दे को जी, जो व्यापक लोक कल्याण का हो, राष्ट्र कल्याण का हो, उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए, जो लोग जनसंख्या मिशन मोड में बढ़ा रहे हैं जी, क्योंकि हमने उसका एक पक्ष ये भी रखा है कि व्यापक जागरूकता, अवेयरनेस के भाव में अगर कहीं पर इस प्रकार की स्थिति है तो उन लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। सीएम योगी ने कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें खुर्शीद ने कहा था कि पहले सरकार को बताना चाहिए उसके मंत्रियों के कितने बच्चे हैं, पहले वह घोषणा करें कि उनके कितने बच्चे वैध हैं और कितने अवैध। पूर्व विदेश मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं सलमान खुर्शीद, वो तो बहुत बड़ा बोल गए। वो कहते हैं कि ऐसा अगर कानून लाना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को यह बताना चाहिए कि उनके, हालांकि विवादित बयान है ये, कि उनको घोषणा करनी चाहिए कि कितने वैध बच्चे हैं, कितने अवैध बच्चे हैं, घोषणा कर दे, उसके बाद कानून ले आए आप लोग। देखिए, जो उनका बयान आया है जी, ये परंपरा और संस्कृति कांग्रेस के अंदर ज्यादा फिट बैठती है, क्योंकि उनके संस्कारों में रंगे हैं तो स्वाभाविक रूप से जिस संस्कार में रंगे होंगे उसी की भाषा बोलेंगे भी। यूपी एटीएस के अलकायदा के खिलाफ एक्शन को लेकर अखिलेश यादव के सवाल उठाने पर भी योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। इसके अलावा धर्मांतरण का मुद्दा, किसान आंदोलन, राम मंदिर के साथ ही यूपी में ओवैसी की एंट्री का मुद्दा भी गर्म है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि किसी कीमत पर, मैं उन्होंने जो बोला बता रहा हूं, किसी कीमत पर 2022 में योगी आदित्यनाथ इंशाअल्लाह दोबारा मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। 19% जी, पर उनको लगता है कि वह इलेक्शन को पोलराइज कर लेंगे, तो बाकी 81% चुपचाप थोड़े बैठा हुआ है। तो आज उत्तर प्रदेश के हर सियासी हल और 2022 के दांव पेच पर लखनऊ से होगा आर पार, अवध की रणभूमि 2022 की हुंकार। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर आर पार की टक्कर। हर रोज आर पार की टक्कर स्टूडियो से होती है, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब करीब 6-7 महीने दूर है, तो आज आर पार की टक्कर ग्राउंड जीरो से होगी। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश सुर्खियों में रहा है, चाहे वो धर्मांतरण का मामला हो, चाहे वो अलकायदा के आतंकी पकड़े गए हो और चाहे वो जनसंख्या नीति हो। तो मेरे साथ बात करने के लिए आज मेहमान भी साक्षात मौजूद हैं। मेरे साथ एमएच खान है, बीएसपी के समर्थक, आपका अभिनंदन है। मेरे साथ मोहसिन रजा साहब हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ असीम वकार साहब हैं, जो कि ओवैसी साहब की पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत मोहसिन रजा मैं आपसे करता हूं। बीते कुछ हफ्तों के अंदर, चाहे वो धर्मांतरण का मामला हो, चाहे वो जनसंख्या नीति हो, चाहे वो अलकायदा के आतंकी पकड़े गए हों, हर चीज को राजनीति के साथ जोड़ा गया है।
इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ इतना है, जो लोग देश में तुष्टीकरण की राजनीति करते थे उत्तर प्रदेश में, आज उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, इसलिए उनको परेशानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक स्वस्थ राष्ट्र को आगे लेकर चल रहा है और उसी को, उन्हीं के मार्गदर्शन में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के तहत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज अपराधीकरण बिल्कुल खत्म हो गया है, अपराधियों पर पूरी तरीके से अंकुश लगा दिया गया है, विकास की धारा बह रही है। अभी आपने देखा जिस तरह से कोरोना के दौरान आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार की तारीफ खाली देश में ही नहीं, प्रदेश की तारीफ देश के बाहर भी हुई। WHO ने 2 बार तारीफ करी, इवन यूके और ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने तारीफ करी। तो इसका मतलब है कि जो प्रबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है, उसको लेकर विपक्ष विचलित है और प्रदेश की जनता पूरी तरीके से आश्वस्त है। उसको लेकर आए दिन अनर्गल आरोप लगाने का काम समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अभी बहुजन समाज पार्टी, अभी आपने कहा ओवैसी साहब की पार्टी, तो वो तो धर्म पे आधारित पार्टी है पूरी। जो धर्म पे आधारित पार्टी होगी उसे राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं होता। और जो तुष्टीकरण की राजनीति करेगा, आतंक के मामले में भी, आतंक के मामले में भी सियासत बिल्कुल भी। मैंने कहा कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कल आपने देखा कि अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पर कहा कि हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर। ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा मत करिए, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसी के ऊपर तो सवाल मत उठाइए, जो आज आतंकियों को पकड़कर जेल में डालने का काम कर रही हैं, आज हमें सुरक्षित और सुरक्षा देने का काम कर रही हैं, और साथ ही साथ तमाम अपराधियों को जेल में डालने का काम किया है। एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल, आज बहनें, महिलाएं, व्यापारी पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है प्रदेश के अंदर। उसका परिणाम इन्वेस्टर समिट है देश में, उत्तर प्रदेश में। मैं अनुराग जी का रुख करता हूं। अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता है उस विवाद को जरूरत से ज्यादा खींचा गया, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आतंक के मामले में भी राजनीतिकरण हुआ है? सबसे पहले मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की और यूके के सांसदों ने और विधायकों ने इनकी तारीफ की। मैं कह रहा हूं आपके खुद के विधायक जो इस देश के उत्तर प्रदेश के हैं, वो आपकी बुराई कर रहे थे जब यहाँ कोविड काल चल रहा था, वो धरने पे बैठ रहे थे। आपके कैबिनेट मंत्री ने चिट्ठी लिखी कि आपके यहाँ अव्यवस्था फैली हुई है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लोगों की मौतें हो रही हैं। आपको अपने सांसद विधायकों, देश के विधायकों सांसदों पे आप पे भरोसा नहीं, आप विदेश के विधायकों सांसदों में भरोसा करते हैं। ये विडंबना हमारे देश के लिए। जहाँ तक इन्होंने तुष्टीकरण की बात की, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हमने एक्सप्रेस वे बनाया तो क्या सोच के बनाया कि उसमें किस जाति के किस धर्म के लोग चलेंगे, या हमने मेट्रो बनाया तो सोच के बनाया किस जाति के किस धर्म के लोग चलेंगे, या हमने यहाँ पे स्टेडियम बनाए हैं या हॉस्पिटल बनाए किस जाति धर्म के लोग उसमें जाएंगे इलाज कराने के लिए? अजीब सी बात करते हैं। 1090 में किस जाति धर्म की महिलाओं की सुरक्षा होगी, या 100 डायल में पुलिस किस जाति धर्म की सुरक्षा करेगी? ये भारतीय जनता पार्टी के चश्मे में दरअसल में विकास का एजेंडा है ही नहीं। इनका चश्मा ही चूंकि ऐसा है जिसमें जाति धर्म के अलावा कुछ दिखता नहीं है। कल का बयान किस चश्मे के लिए था? देखिए, कल का जो बयान है, मैं सीधा आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में पंचायती चुनाव हुए। पंचायती चुनाव में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के डीएम, एसपी, जो पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा था। जिस तरह से उनके सामने महिला का चीरहरण हुआ, जिस तरह से यहाँ पे गोला बारूद था। नहीं सुनिए, जिस तरह अरे कैंडिडेट कोई भी हो, योगी जी से सवाल पूछा, सरकार किसकी है? कानून व्यवस्था किसकी होगी? कानून व्यवस्था मतलब कोई किसी को चीरहरण कर देगा सरकार के सामने? तो ये कैसे होगा कि कानून व्यवस्था नहीं? आपने इनसे पूछो। नहीं, एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं। इनका कार्यकर्ता एसपी को थप्पड़ मार देगा और उस पर एनएसए नहीं लगेगा, और हम जरा सा आके यहाँ समाज के अंदर में समाज के भले के लिए प्रदर्शन करेंगे तो हमें जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसका जवाब पूछ लीजिए। बिल्कुल, ओके। कल का जो बयान था उसको गलत रीड करा भारतीय जनता पार्टी ने। सीधी सी बात एक अनुराग भदौरिया जी से करना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और पूरा देश देख रहा है इस शो को। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार आई थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, तब आतंकियों के ऊपर से मुकदमे उठाने की बात कौन कर रहा था? हम जवाब आज मनोबल तोड़ने की बात कौन कर रहा है? हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और जो इनकी सहयोगी पार्टियां, जिनके साथ ये सहयोगी दल जिनके रहे हैं, कांग्रेस, उन्होंने सेना पर सवाल उठाए। इनके दौरान, इनकी सरकार के दौरान दिन दहाड़े एसपी को गोली मार दी गई। हाँ। वो ये भूल गए। इन्होंने जिस तरह से बलात्कार की घटनाओं को इनके नेताओं ने कहा कि ये छोटी छोटी घटनाएं हैं,
बच्चों से मैं गलती हो आपसे- जाती है। अच्छा। इतनी बड़ी बात को अच्छा, इतनी मैं बता- आसानी से कहकर अगर कोई निकल सकता अच्छा, है, मैं बता रहा वो हूं। समाजवादी तो पार्टी इनसे के ये नेता हो पूछ सकते लो, हैं और कोई नहीं हो अगर सकता। इस तरह की बातें ये करनी है, बीजेपी अगर कोई लेना देना है एक ना करके। प्रदेश की जनता से ना महिला देश की- की। मैं फिर असीम वकार के पास आऊंगा। एक सेकंड सर, महिला समस्या बता। नहीं नहीं भाई, एक इन्होंने सेकंड महिला मैं सम्मान की point- बात की है। देखिए तो बीजेपी उन्नाव आरोप में लगा, घटना क्या थी, अनुराग जी उसके मेरा बारे में सवाल तो बताइए। सुनिए, अनुराग जी मेरा सवाल तो सुनिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपका जब शासन रहे हैं तो आप आतंकियों को छोड़ दिया करते थे, हमारे शासन में आतंकी पकड़े जा रहे हैं, आपको उसका दर्द हो रहा है, उसकी तकलीफ हो रहा है। क्या आपको लगता देखिए- नहीं है कि इस पर आप लोगों को सफाई देनी चाहिए? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो चार्टर लेके कंधार तक उनके घर तक छोड़ने जाते थे। ये वो पार्टी है जो कंधार तक गए। आओ भैया, हम लेके उत्तर चलते हैं, प्रदेश से चार्टर लेकर लाओ, देश तक की चार्टर राजनीति। राजा साहब, इनको 30 सेकंड बोलिए। चार्टर लाओ, व्यवस्था करो। कहाँ ले जाना है भैया, इनको घर छोड़ना है और खाने वाने की व्यवस्था करो, कोई तकलीफ ना हो जाए, बाकायदा उसको कंधार तक छोड़ के आए इज्जत के साथ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, धर्मांतरण के मुद्दे पर आप क्या कहते हैं? धर्मांतरण के मुद्दे पर आप मैं क्या बता कहते रहा हूं हैं? ना, मैं बता रहा हूं। जी देखिए, यहाँ पे सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। 4.5 साल से 4.5 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और इस तरह के अगर धर्मांतरण का यहाँ पे कानून भी है और इस तरह का कांड अगर यहाँ होता रहा और सरकार आंख बंद करके 4.5 साल देखती रही, इसके मतलब सरकार की कानून व्यवस्था फेल है। सरकार को अपनी कुर्सी से हट के चले जाना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा, नहीं, एक साथ पूरा हो जाए, मैं तो ये भी कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सत्ता के नशे में धृतराष्ट्र हो चुके हैं। उनको चीरहरण होता है, होने दो। गोली बारूद चलती है, चलने दो। पंचायत चुनाव जीत गए, मिठाई बांटो ना, ढोल नगाड़े बजाओ। अगर गोली चलिए, चलने दो। क्या हुआ, जीत गए, चलो मिठाई बांटो, लड्डू बांटो। कमाल है भाई, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि नहीं, ढोल नगाड़े बजाओ। लेकिन जब आतंकी पर पकड़े जाते हैं तो आपको भी सिक्योरिटी फोर्सेस पे खुश तो होना चाहिए। लेकिन मैं असीम वकार का रुख करता हूं। असीम वकार साहब, आप पर तो बड़े सारे आरोप हैं और आरोपों की झड़ी है। आरोप नंबर 1, क्या बीजेपी की ABC टीम है? आरोप नंबर 2, आप सपा के इशारे पर यहां पर आए हैं। आरोप नंबर 3, कांग्रेस आपसे खेल करवाना चाहती है। और आरोप नंबर 4, जो कि कल मैंने योगी जी से भी सवाल पूछा और उन्होंने भी जवाब दिया। उन्होंने बोला कि अगर 19% एक तरफ होंगे तो फिर 81% चुप नहीं बैठेंगे। अगर कोई माइनॉरिटी में है जी और उसको दबाया जा रहा है, उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है, उसकी एजुकेशन छीनी जा रही है, रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, और उसकी अगर कोई बात करता है तो दूसरे धमकी दी जाएगी, तुम अगर इनकी बात करोगे, इनकी अच्छाई के लिए बात करोगे, इनके रोज़गार के लिए बात करोगे, इनकी तरक्की के लिए बात करोगे तो हम इकट्ठा हो जाएंगे। तो आप इकट्ठा होइए, लेकिन जो दबे कुचले हैं, चाहे उसमें मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आपको तो ये कहना चाहिए था कि अगर 19% नहीं, आपको ये कहना चाहिए था मुख्यमंत्री जी कि अगर ओवैसी जी का आरोप सही है और वाकई 19% परेशान है तो हम 19% का भी उत्थान करेंगे। जवाब तो ये होना चाहिए था। जवाब ये थोड़ा ना होना चाहिए था कि हम 81% इकट्ठा हो जाएंगे। तो 19% को इकट्ठा दूसरी करने की बात बात तो ओवैसी साहब करते हैं। दूसरी बात, अभी आपने कहा आप पे आरोप लगता है कि आप बीजेपी की ABC टीम है, फिर आपने कहा कांग्रेस खेल करा रही है। पहले तो ये तय कर लिए कि हम खेल किसकी तरफ ये से सब कर जो रहे हैं। नेता आरोप लगाते हैं, मैं तो वही आपके समक्ष रख रहा हूं। सर अभी बिल्कुल रिसेंट की बात है, कांग्रेस बहुजन को कह रही है, बहुजन सपा को कह रही है, सपा बहुजन को कह रही है, ये सब आपस में एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो पहले ये तय कर लीजिए कि इनमें बीजेपी का एजेंट कौन है। तो अखिलेश यादव साहब भी तो अगर समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो अखिलेश यादव उनके CM कैंडिडेट हैं, तो उनके साथ जाने में आपको क्या हर्ज है? सर हमारी और पार्टी उनका का समीकरण सर, अगर अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के CM कैंडिडेट हैं तो आपकी पार्टी का मायावती कौन जी है? बहुजन समाज पार्टी से कैंडिडेट हैं, योगी जी भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट हैं, प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट हैं CM का, तो आसिम वकार में क्या बुराई है साहब? MIM का अगर कोई कैंडिडेट आता है कि हम भी साहब MIM के कैंडिडेट हैं, वो MIM वाले भी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, तो आप लोग को परेशानी क्या है? तो नहीं, क्या परेशानी है सर, बताइए। हमको तो नहीं परेशानी है, हमने तो नहीं कहा कि साहब यादव जी ना बने, हमने तो नहीं कहा साहब दलित ना बने, हमने तो नहीं कहा ब्राह्मण जी ना बने, हमने तो नहीं कहा ठाकुर साहब ना बने। हम अगर मुसलमान की बात कर रहे हैं तो परेशानी क्या है ये बता दीजिए। ओके, मोहसिन नजर इसका जवाब दे। मैं तो बड़ा हंस इस बात को रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर ने सबको इन लोगों को मुंगेरी लाल के सपने दिखाना शुरू कर दिए। ये मुंगेरी लाल के सपने अब दिन रात सब देख रहे हैं। लेकिन मैं संजीदगी से बात की तरफ आता हूं। नहीं, वो तो 20 डिप्टी CM दे रहे हैं, 5 CM दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि इन्होंने तो तमाशा सा बना दिया है और प्रदेश और देश की जनता देख रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया आदरणीय योगी जी की सरकार ने,
और हमारे कानून का और पुलिस का इकबाल बढ़ा, तो उन्होंने कहा कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं इसमें उन्होंने बैरिस्टर साहब ने संविधान की बात करने वाले मुसलमान ढूंढने लगे, कहने लगे इसमें इतने % मुसलमान मार दिए गए। मतलब अपराधियों में भी ये जाति और समुदाय ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, देश से लेकर प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की योजनाओं से लेकर उत्तर प्रदेश की योजनाओं में 35 से 36% अल्पसंख्यकों को योजनाओं का लाभ मिला, इसलिए क्योंकि इन लोगों ने दिया नहीं था, हमने दिया है, भेदभाव नहीं किया है। ये बात आप पता करा। ठीक है, असीम वकार साहब, अलकायदा के आतंकी पकड़े जाते हैं, धर्मांतरण का मुद्दा होता है, क्या आपको लगता नहीं है ये सब राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे हैं? ये जनसंख्या पॉलिसी आती है, सवाल आपने उसको धर्म से क्यों जोड़ दिया जाता है? नहीं, सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। देखिए, सबसे पहली बात तो कोई पकड़ा जाता है तो जांच का विषय है। जब तक के न्यायालय किसी को दोषी साबित करके सजा न सुना दे तब तक के अदालत उसको दोषी नहीं मानता। जब तक कोई अपराध सिद्ध होकर सजा ना हो जाए तब तक के। पर आतंक के मामले में भी हम इसी थ्योरी को फॉलो करेंगे। इससे पहले सैकड़ों लोग पकड़े गए, गुजरात से लेकर दिल्ली तक पकड़े गए, और कई बार ऐसा हुआ देखने में आया कि आतंकवाद के बड़े सीवियर चार्जेस लगे और 15-15 साल के बाद बाइज्जत बरी हो गए बरी। आप इनकार नहीं कर सकते, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं किसी तरह का कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, मेरा सिर्फ मानना यह है कि अगर अपराध साबित नहीं हुआ है तो उसको अपराधी नहीं मान सकते। एटीएस ने गिरफ्तारी की है, बहुत अच्छी बात है। को सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश थी, मैं आपको बता रहा हूं। सुनिए तो सर, मैं तो चाहता हूं आपके चैनल के ऊपर जब आप ये प्रोग्राम चलाएं जी, तो कल शायद जो पकड़े गए हैं उनकी शरीके हयात का और उनकी वालिदा का एक इंटरव्यू भी आया है, और बहुत रो के उन्होंने कहा है, तो मैं समझता हूं कि उसको भी चलाना चाहिए। तो आप मुझे मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, जांच का विषय है, ये जांच का विषय है, बहुत गंभीर विषय पर, और जब राष्ट्र के खिलाफ और राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ के मुद्दे पर आप देखिए क्या स्टैंड है इन तीनों का। तीनों पार्टियों का स्टैंड साफ हो गया। ये चाहते हैं कि पहले 15 अगस्त में एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। देखिए, राष्ट्र की सुरक्षा के विषय के बारे में एक बात बोल दूं, बहन जी ने भी यही स्टेटमेंट, राष्ट्र की सुरक्षा के विषय के बारे में एक बात बोल दूं, खान इसके बाद बोलेंगे कि भोपाल से जो एक सांसद हैं उन पर अभी आतंकवाद का मुकदमा खत्म नहीं हुआ है, वो अभी दोषी हैं, मुकदमा चल रहा है, और उसके बाद में भोपाल से वो जीत के आती हैं, राष्ट्रीय पार्टी से जीत के आती हैं। दोषी और आरोपी के बारे में नहीं। ठीक है, मैं एमएच खान का रुख करूं। एमएच खान पहले बोले। एमएच खान, क्या आपको लगता है कि आतंक के मामले को धर्म से जोड़ने की जरूरत है, धर्मांतरण के मामले को धर्म से जोड़ने की जरूरत है? ऐसा क्यों? क्या तुष्टीकरण के लिए, क्या वोट बैंक के लिए? खान साहब, नहीं, ये बिल्कुल मैं नहीं मानता, ना हमारी पार्टी मानती है। और अलकायदा जैसा संगठन जिसको कि पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि यह मार काट वाला संगठन है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम तो प्यार मोहब्बत का पैगाम देता है। और जो अलकायदा लखनऊ में यहाँ पर पैर रख दिया, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये उनकी मकान बन गए, 2 मंजिला मकान बन गए। अगर अलकायदा के लोग हैं तो मैं कह रहा हूँ, जैसा कि पुलिस कह रहे हैं कि अलकायदा के लोग हैं ये, तो अगर वो अलकायदा के लोग हैं तो लखनऊ में मकान बन गया, लखनऊ में उनका कारखाना चल रहा है, लखनऊ में ही एक यूनिवर्सिटी में उनकी आपका भरोसा किस पे है? पुलिस पर कि पुलिस आरोपियों पर? देखिए, आरोप लगा देना अलग चीज है, मैं सवाल दूसरा कर रहा हूं। आरोप नहीं है, जांच हुई है। जांच नहीं अभी आई है, जांच कुछ नहीं आई है, जांच में कुछ खुलासा नहीं हुआ है। अमित जी सुनिए, अब बात आप सुनने दीजिए, देखिए बात सुन। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर अलकायदा लखनऊ में जमीन अपनी बतलाश रहा है, अगर अलकायदा लखनऊ में बैठा है, तो उत्तर प्रदेश की आम जनता भयभीत है, आम जनता डर रही है। तो पकड़ा गया उसको? नहीं पकड़ा, तब तो पकड़े गए कार्रवाई से पहले। तब गया जब 2022 का चुनाव का संकेत आ गया कि अब 6 महीने तो क्या अभी छोड़ देना चाहिए था? चुनाव था तो इनको छोड़ देना चाहिए कि चुनाव है इसलिए हम आतंकियों को नहीं पकड़ेंगे? क्यों नहीं पहले पकड़ा गया? पहले क्यों नहीं? वहां की पुलिस थाना जो इन्फॉर्मर होते हैं वो तलाश करते हैं कि कौन कहां खेल रहा है, कौन कहां क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। जब थाने का इन्फॉर्मर नहीं बता सका तो इनको कहां से टाइम? ये टाइमिंग, आतंक का समर्थन नहीं करते हैं, आतंक का समर्थन मैं नहीं करता हूं, न पार्टी हमारी करती है,
लेकिन ये ऐसा माहौल लेकिन बनाया जा रहा है। आप सिक्योरिटी फोर्सेस पे बिलीव नहीं कर रहे, आप उन पे नहीं, मैं बिलीव कर रहे हैं जो मना कर रहा हूं, जो पकड़े गए। मैं तो कह रहा हूं कि अभी तक वहां अलकायदा जमीन क्यों जी सर। तलाश रहा था, क्यों अड्डा बनाए हुए था। ठीक है, खान साहब की ये बात अड्डा मंत्री बनाया दे हुआ देंगे। था। ठीक है, जवाब, सीधा जवाब, देखिए, आपकी टाइमिंग पर सवाल अब है। आप देखिए, हर चीज की आप टाइमिंग ये पर सवाल देखिए, है। अगर सुरक्षा एजेंसियां किसी भी समय प्रदेश को या देश को सुरक्षा देने के लिए कोई भी इस तरह की चीज का खुलासा कर दें या आतंकियों को पकड़ लें, तो उस पर यह सवाल उठाना चाहिए कि अपनी सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि आप उनकी पैरवी में खड़े हैं कि अभी ये जांच हो रही है, पता नहीं सही है कि नहीं है। अभी तक मतलब क्यों ये नहीं बात है उसका तीनों जांचा पार्टियां गया? कह रही इतना हैं, बिल्डिंग सपा बन भी कह गई, रही है, बसपा भी कह रही है, बिल्डिंग और 3 मंजिला बन गई, MIM भी बिल्डिंग कह रही कैसे बन है। गई? तो ये अपने ये आप में बताएंगे आप? बहुत बड़ी चिंता का विषय अगर है। अलकायदा के और वो लोग हैं, विभाग की बात- अगर अलकायदा के लोग हैं, रुकिए। मोहसिन बहुत- साहब, एक- अगर अलकायदा के लोग हैं, एक तो लीजिए, मेरी बात तो सुनिए। एक करके बोले, 3 आप बजे 20 सेकंड आप बोलिए, फिर देखिए, आप बोलिएगा 30 सेकंड। जब एक आतंकी को माननीय न्यायालय के द्वारा फांसी दी जाती है, तो 3 बजे रात में यही पार्टियों के वकील खड़े होकर अदालत खुलवाते हैं कि इस आतंकवादी को याकूब फांसी मेमन। न दी जाए, ठीक है ना। और उसके बाद आंसू बहाते हैं जाकर उसके घर पे, कितनी भीड़ में गए थे जनाजे में, आतंकी के जनाजे में। तो ये सोच इनकी जो है देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये पूरा प्रदेश और देश देख रहा है मैं अनुराग कि आपको इनकी मौका दूंगा। सोच ये है। जी अनुराग जी, मैं आपको देखिए, मौका दूंगा। देखिए- खान साहब, ये जो कुछ सवाल है, कुछ सवाल वाजिब हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी इसमें है कि आतंक के मामले में आप चारों एकजुट हो? बिल्कुल एकजुट होना चाहिए। मैं आपसे बार बार वही कह रहा हूं, मैं तो मेन सवाल उठा रहा इस बात का कि अगर वो आतंकवादी हैं, अलकायदा के संगठन के हैं, तो उनका मकान देखिए, सुनिए, अगर मगर इसमें कहाँ से नहीं, आ जाएगा? अगर- आतंकी अब उनको 30 पकड़े सेकंड गए दे हैं, दीजिए। नहीं, इतनी देखिए बड़ी exercise के देखिए, बाद- फिर अपनी वही बात बात को पूर्ण करने दो। मैं कह रहा हूं ना कि बात को तो साबित होगा ना, कोर्ट में साबित होगा सब चीजें। अगर आप मान लीजिए वो आतंकवादी थे, चलिए मान लेता हूं आतंकवादी थे, लेकिन उनका 1 मंजिला नहीं 2 मंजिला मकान बना हुआ है, उनका कारखाना चल रहा है, उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास सारी सुविधाएं हैं। कैसे अलकायदा लखनऊ में पैर जमाया, मैं ये पूछना चाहता हूं। अभी तक आपने क्यों नहीं पकड़ा अलकायदा को, और आज आपने अलकायदा को क्यों पकड़ा भाई? आप बताइए ना, हमारी एजेंसियों ने तो अलकायदा को आज क्यों पकड़ा? अगर लखनऊ में अलकायदा आ गया तो आप समझिए उत्तर प्रदेश को तबाह कर देगा। बहुत बड़ी ये कानून व्यवस्था का सवाल है। अब इसका देखिए नहीं, अब देखिए, चलिए, ये अलकायदा पे आप लोगों को लग रहा है कि अलकायदा पर आपको ज्यादा भरोसा हो रहा है और जो प्रशासन है उस पर ज्यादा भरोसा कम है। एक मुझे सवाल का जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कुल मिलाकर जनसंख्या पॉलिसी को लेकर समाजवादी पार्टी का विरोध क्या है? देखिए, मैं इसका भी जवाब दे रहा हूँ। पहले बता दूं कि हमारे जी। देश के अंदर में इतना बड़ा आतंकवाद चल रहा है, अगर वो खत्म हो जाए, झूठ और जुमले का आतंकवाद, मैं बता रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान पाक साफ हो जाएगा। जिस दिन ये झूठ जुमले वाला आतंकवाद खत्म हो जाएगा ना, और ये झूठ जुमले का और ये आतंकवाद अलकायदा जो का था- चलते रहना चाहिए। हैं? अलकायदा का नहीं, आतंकवाद चलते अलकायदा रहना अलग चाहिए। चीज है, झूठ जुमले का आतंकवाद जो हमें अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, ये हमारा इंटरनल आतंकवाद अनुराग है। जी को मौका। नहीं, ये इंटरनल जो आतंकवाद फैलाया जाता है, ये इतना गलत है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है। लोग महंगाई से आत्महत्या कर रहे हैं, किससे? झूठ जुमले के आतंकवाद से। लोग बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों की ये नहीं, समस्या झूठ है, जुमले के लेकिन ये आतंकवाद से सुनिए, आतंकवाद नहीं है। झूठ मुझे लगता जुमले है के कि आतंकवाद जैसे गंभीर मेरी विषय बात को सुनिए। इन चीजों से जोड़ना नहीं चाहिए। अरे क्यों झूठ जुमला? अरे भैया, यहाँ पे लोग हजारों की मौतें हो गई, कह रहे हैं मौतें नहीं हुई, तो झूठ जुमले आतंकवाद नहीं है। असीम वकार, क्या आपको लगता है मुद्दों से बदला जा रहा है इन सब मुद्दों को लेके आके? अब धर्मांतरण गैंग का अगर खुलासा हुआ है, अब मोहम्मद उमर गौतम जो कुछ कर रहा था, दवा सेंटर से जो कागजात मिले हैं जांच एजेंसियों को, वो सब झूठ है, सब पखंड है? अमीर जी, एक सेकंड, असीम वकार की टर्न है। सर मैं उसके बाद सवाल देंगे। उन्हीं से, सवाल उन्हीं से, जवाब वो सर। देंगे। आप- मैं तो एक ही सेकंड इनका तो आपसे भी सवाल है। नहीं, उनसे पूछेंगे। आप पूछ लो। मैं कह रहा हूँ, ये सरकार क्या चद्दर ओढ़ के सोई रहती है क्या कि धर्मांतरण भी हो रहा है, यहाँ तो यहाँ पे नहीं, यहाँ आतंकवादी भी आ जा जवाब रहे हैं, देंगे तो पकड़े सरकार गए लोग। सोई रहती है चद्दर ओढ़ के लेकिन क्या? जब पकड़े जाते हैं 450 तो आप थाना कवर फायर दे रहे हो। है। ओके, ऐसा क्यों है कि ओवैसी साहब की पार्टी हमेशा कवर फायर देती है इन लोगों को? ओवैसी साहब की पार्टी सवाल ये पूछ रही है कि 40 और 35 रुपए में पेट्रोल बेचने वाले, वादा करने वाले, आज 100 रुपए में पेट्रोल क्यों बेच रहे हैं? अमीश देवगन साहब बहस क्यों नहीं करते इस पर? ओवैसी साहब की पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि 350 और 400 रुपए की गैस का वादा करने वाले आज 900 रुपए की गैस बेच रहे हैं। अमीश भाई, आप चुप क्यों हैं? ओवैसी साहब की पार्टी ये कह रही है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने वाले आज रोजगार छीन चुके हैं, बेरोजगारी है, आत्महत्याएं हो रही हैं। अमीश भाई, आप चुप क्यों हैं? वजह बता दीजिए। अब आप बताइए कि हम तो सवाल सरकार पे पूछते हैं,
आप सरकार को बचाते हैं सर। ना देखिए मैं तो सवाल आपसे, मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा। मुस्कुराने हंसिए कहते हैं आप। लखनऊ, नहीं, आप देखिए। मुस्कुराइए, लखनऊ में है तो मैं तो मुस्कुरा के आपके सब आरोपों को झेल रहा हूँ, सह रहा हूँ और फिर भी मुस्कुरा रहा हूँ। एक सवाल का मेरे जवाब दे दीजिए। दो का पूछिए यार आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, ये 19% की थ्योरी, 100 बनाम 25 की थ्योरी आप क्यों लेकर आते हैं? देखिए, आप पेट्रोल का मुद्दा उठाइए ना। देखिए मैंने उठाया भाषणों, पब्लिक के भाषण में तो आप कहते हैं कि योगी को हम हटाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बताइए क्या करें? वहां पे आपने बोला पेट्रोल की कीमत हम कम करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अगर बोला, नारा लगाया तो बताइए, दिखाइए। अगर हमारा हिंदू भाई कहेगा कि इस बार बीजेपी की सरकार को हम रोक देंगे, ईश्वर करे। अगर सरदार भाई से पूछिए, वो अगेंस्ट हो तो कहेगा हम योगी जी को नहीं आने देंगे वाहे गुरु की कृपा से। तो लोग कहे, आपके तो नेता कह रहे हैं, ओवैसी साहब ने बोला कि पेट्रोल की कीमत कम हो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरी सरकार आएगी, मैं पेट्रोल की और डीजल की कीमत कम करवाऊंगा। मैं एलपीजी की कीमत कितनी होना चाहिए आपके साथ? कितनी आपने बोला क्या? आप देखिए हम पे तो आप बड़े सारे आरोप लगा रहे हैं। भाषण आप क्या देते हैं और आपके नेता क्या देते हैं, कितनी होना चाहिए आवश्यकता नहीं। पूछ रहा हूँ। ये परेशानी इसलिए है कि कभी देश में और प्रदेश में गांव, गरीब, किसान, महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण और मुख्य धारा से जोड़ने की बात एक करके स्वामी अनुराग दूर तक सारों को मेरा निवेदन है, स्वामी कौन इनके रिश्ते में रखते हैं? आप नहीं सकते थे। उन्नाव के कुलदीप सेंगर के रिश्ते में क्या है? करोड़ों लोगों को मकान मिले, करोड़ों। कोरोना में इन्होंने कहा कि हम जो है वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। वैक्सीन पर प्रश्न उठाया, पूरे देश को फ्री वैक्सीन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों अब तो वैक्सीन लगवा ली है, तैयार की गई, वो लग रही है। एमएच खान साहब लगवाई और ये बताया कि हमारी एमएच खान देखिए जी, मैं आपको मौका दूंगा। एमएच खान, जनसंख्या को लेकर अगर कोई नीति आती है तो इसके अंदर किसी धर्म के खिलाफ तो नहीं है, इसको धार्मिक मुद्दे के साथ क्यों जोड़ा जाता है? शफीकुर और बर्क साहब ने तो एक बयान दिया, वो आपने सुना ही होगा। क्यों आपको लगता है ऐसा होता है? और अगर ओवैसी साहब की पार्टी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आ रही है और लड़ रही है चुनाव, तो इससे बाकी पॉलिटिकल पार्टियां ये क्यों कहती हैं कि ये वोट कटवाएं, ये वोट कटवाएं? ऐसा क्यों? कौन सा वोट काट रहे हैं? नहीं, जिनको कहना है वो कहेंगे। और इसलिए आप गठबंधन करेंगे? नहीं, हम क्यों गठबंधन करेंगे? हम तो किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। हम तो फुल फ्लैश सरकार तो आजमा चुके हैं गठबंधन। सरकार फुल फ्लैश 2022 में बहुजन समाज पार्टी बन रही है, सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री बन रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि मुसलमान सीएम बना दो तो हम भी समर्थन कर देंगे। एक बात बताइए, अगर ये कह रहे हैं तो इनसे पूछिए, तेलंगाना में तो मिलके चुनाव लड़े थे, तेलंगाना में तो मिलके चुनाव लड़े थे, वहाँ सीएम का, मुख्यमंत्री का और मुसलमान का नाम क्यों नहीं उठाया? तेलंगाना में उठाना चाहिए था ना, एक एग्जाम्पल पेश कर देते, फिर यहाँ हो जाता। और देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि मायावती जी के रिजीम में जब मुख्यमंत्री थी तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी सेकंड नंबर के मंत्री थे, पर अब वो कांग्रेस में है। अब कांग्रेस में छोड़िए, जब थी तब की मैं बात कर रहा हूँ। फिर आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर सेकंड नंबर में मुसलमान होगा। और उनके पास 32 विभाग थे, इंपॉर्टेंट विभाग, 32 विभाग हुआ करते थे। कभी इग्नोर नहीं किया मुसलमानों को बहन कुमारी मायावती जी ने, और न कभी किसी बैकवर्ड को इग्नोर किया। सब जन हिताय सब जन सुखाय का नारा लेके चली, उसी पे आगे बढ़ी। तो यही कारण है, आपका वोट बैंक है, आप धर्मांतरण के मुद्दे पर आपको अगेंस्ट लाइन लेनी पड़ती है, यही कारण है? नहीं, धर्मांतरण का कोई मुद्दा ही नहीं है। धर्मांतरण में देखिए, इस्लाम इजाजत देता है कि अगर कोई प्रलोभन से, अगर कोई जबरदस्ती, अगर कोई किसी लालच से अगर धर्मांतरण करके शादी ब्याह करता है तो वो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ठीक है। असीम वकार, अगर आप तेलंगाना में ट्रेंड फॉलो करते तो बीएसपी का समर्थन मिल जाता आपको? सर मैं तो कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। आपने मेरी बाइट नहीं सुनी। कोई तेलंगाना का या आंध्र प्रदेश का मैंने बात नहीं की। मैंने कहा ये इन्होंने बात करी, एमएच खान। देखिए इनका सवाल जो है वो इनके स्तर से जायज़ है। मैंने कहा कि मैं एक सवाल उठा रहा हूँ, मैं एक बीज बो रहा हूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, आज हूँ कल मरूंगा ज़रूर, देखने के लिए ना जिंदा रहूँ, लेकिन ये एक पेड़ बनेगा और पूरे हिंदुस्तान में जितनी स्टेट है हर स्टेट में सवाल उठेगा, आवाज़ उठेगी। और आज नहीं कल हर स्टेट में जो पार्टियां मुसलमानों के वोटों से सरकार में आती हैं, मुसलमानों को वोट हासिल करके सरकार चलाती हैं, उन्हें आज नहीं कल डिप्टी सीएम की कुर्सी मुसलमानों को देना होगी। कौन सा मैं गलत बात कर रहा हूँ? अच्छा, यही बात मैं आपको एक इतिहास में लेके जाता हूँ। 1940 से 1946 के बीच में मुस्लिम लीग भी करा करती। जब आप सुनिएगा बाप जी, जिस हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तान अलग था।
आज मैं जिस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, यहां गोधरा पे चुनाव लड़ा जाता है। आप जिस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, उस हिंदुस्तान में अब्दुल रहमान अंतुले को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन मैं जिस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, यहां पर बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है। आप जिस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति बनता है, आप जिस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान अलग था। ये वो हिंदुस्तान, मैं जिस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, यहाँ मुसलमानों को डराया जैसे। पर हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट रहे, फखरुद्दीन अहमद प्रेसिडेंट रहे। आप खुद सोचिए, इस देश के बड़े बड़े पदों पर राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम रहे, बड़े बड़े पदों पर मुसलमान रहे। आज तक किसने सवाल खड़े करे? बड़ा पद सर, सुनिए सर, एक मिनट जी, बहुत बड़ा पद, बहुत काबिल एहतराम लोग पहुंचे। तो राष्ट्रपति तो बहुत बड़ा पद है, मैं तो बहुत छोटे पद की बात कर रहा हूं। गवर्नर रहे, राष्ट्रपति रहे, मैं तो बहुत छोटे पद की बात कर रहा हूं। डिप्टी सीएम और डिप्टी पीएम राष्ट्रपति से बहुत नीचे का है। क्या लड़ाई है? जब आप राष्ट्रपति बना सकते तो बनाइए। एक सेकंड, मैं इस पे एमएस खान का भी रिएक्शन चाहूंगा। और जी, जवाब देखिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब गवर्नर आप बनाएंगे, नजमा जी नहीं आप बनाएंगे मुसलमान को। इनका चलिए आपने राष्ट्रपति, नहीं आप बनाएंगे मुसलमान, आप बनाएंगे मुसलमान, ये निजी स्वार्थ, आप बनाएंगे मुसलमान, क्योंकि ये कंडीशन आप बनाएंगे मुसलमान, इन्हें देश और आप बनाएंगे मुसलमान। सर बीजेपी से डिमांड कर रहा हूँ, यहाँ की सुरक्षा से मैं बीजेपी से डिमांड कर रहा हूँ, आप बनाएंगे। मुसलमान पर बेस्ड है, ये हिंदुस्तान पर बेस्ड राजनीति नहीं करते हैं। ये मैं बता दूं आपको, ये हिंदुस्तान पर बेस्ड होकर राजनीति नहीं करते, ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति। पेट्रोल के पैसे कहाँ? नहीं, मैं पेट्रोल के पैसे कहाँ कम करने कह रहा हूं? अहमद खान, मैं पेट्रोल के पैसे हिंदुस्तान में कम करने को कह रहा हूं। अनुराग, क्या जो ओवैसी साहब की पार्टी बात कर रही है, क्या आपको लगता है वो बंटवारे की राजनीति नहीं है? देखिए, हमने पहले बोला, या आप सहमत है उस पॉलिटिक्स से? देखिए, हमने आपसे पहले बोला कि हम लोग लोकतंत्र में, संविधान में विश्वास करने वाले लोग। आप 15 सेकंड में उसके बाद मैं बोलना चाहता हूं, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके इंटरव्यू में ये बोल रहे हैं हम 81% हैं, वो 19% हैं। संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मैं तो राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ, सुनिए, देख, संवैधानिक पद पे बैठे हैं आप, संवैधानिक पद पे आप धर्म के नाम पे आप बांटने की कोशिश मत कीजिए। और आपकी इंटरव्यू की बात है, मैं पूरा सुन रहा था उसको, उन्होंने इस तरह की बातें की हैं, ये हमें तो दर्द हुआ ही है, मुझे लगता है हिंदुस्तान को हुआ होगा। आपकी नजर में सब बराबर हैं, चाहे दलित हो, चाहे नहीं, उन्होंने तो ये भी बोला कि कुछ अतिपिछड़ा लोग हो, मिशन मोड पे चाहे किसी जनसंख्या को जाति बढ़ा का रहे हो, हैं। ये आप इस तरह का राजनीति, जाति धर्म की राजनीति नहीं कर सकते। जी, फिर असीम वकार, अनुराग आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पार्टी के जो आदरणीय मोदी जी, पर योगी जी ने उस इंटरव्यू में ये भी कहा कि कुछ लोग मिशन मोड पे जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर नहीं बोला, देश को आगे बढ़ाया, नहीं बोला। और आदरणीय योगी जी ने, मैं एक मिनट अनुराग, आपने ये उन्होंने जवाब दिया घोषणा पत्र का एक पेज उन्होंने बोली। एक सेकंड, उन्होंने जवाब दिया है। अगर किसी ने ये बात कही कि हम 19% की बात करते हैं, तो क्या 81% को हम छोड़ देंगे? हम बहुसंख्यकों को छोड़कर खाली अल्पसंख्यक की राजनीति करेंगे? हम सबका साथ, सबका विकास की राजनीति करते हैं। हम नहीं। आपने कहा, असीम वकार कुछ कहना चाहते हैं? आपको जवाब दिया है, और आदरणीय योगी जी ने जो बात कही है वो आपको जवाब मिला है। हो जाएंगे, ये आपको जवाब मिला है। ये आपको जवाब इसलिए मिला है क्योंकि सवाल करिएगा, जवाब मिलेगा। जैसा आप सवाल करेंगे वैसा जवाब मिलेगा। हम जवाब देने में पीछे नहीं है। अमित देवगन जी को दोषी ठहरा है क्या कि उन्होंने गलत सवाल पूछ लिया? मैंने पत्रकारी दोषी हो गया, और आपके जवाब में अमित जी, अब मेरा निवेदन है, असीम वकार की बात आ रही थी, मैं बस सब है। असीम वकार, क्या आप कहना चाह रहे थे? कल योगी जी ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि कुछ लोग मिशन मोड पे, एक सेकंड सर, मिशन मोड पे जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। आप अनुराग को कुछ कहना भी चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे उस टाइम? देखिए, अनुराग जी ने ये बात कही कि अगर क्षमता है तो उसका चीफ मिनिस्टर बनेगा, डिप्टी सीएम बनेगा। मैं अनुराग जी से बहुत अदब से गुजारिश कर रहा हूं कि कल अखिलेश जी से डिस्कशन कीजिए, बात कीजिए, और उनसे बताइए कि आज तक 3 बार नेताजी, 1 बार अखिलेश जी, इधर हमारी बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो क्या आपको लगता है कि मुसलमान 20% था, उसमें बिल्कुल क्षमता नहीं है? मुसलमान की क्षमता के बिना आप मुख्यमंत्री बन गए। और अगर आपको लगता है कि हमारी क्षमता थी, हमारी क्षमता की वजह से आप मुख्यमंत्री बने, तो हमारा हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, मेरा सवाल ये है, उसका जवाब सुनिए सर, एक सवाल और कंप्लीट कर लें, फिर एमएच खान और अनुराग ये दोनों बोलेंगे। सबकी अपनी बात सही है, मैं किसी की बात को नहीं काट रहा। इन्हीं ने कहा कि नसीमुद्दीन पास 32 विभाग थे, वो बोले आजम खान साहब बहुत पावरफुल थे। कोई बोल रहा गुलाम नबी आजाद बहुत पावरफुल है,
तो मेरा कहना यह है कि नसीमुद्दीन को मुख्यमंत्री बना देते, 32 विभाग मायावती जी ले लेती। आजम खान साहब बहुत पावर थे, सारे पावर आजम खान के अखिलेश यादव जी ले लेते और आजम खान साहब को मुख्यमंत्री बना देते। गुलाम नबी आजाद साहब को प्रधानमंत्री बना देते, सारे पावर उनके ले लेते। लेकिन नहीं सर, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा सिर्फ दिखाने के लिए है, सिर्फ दिखाने के लिए है। मैंने एक जायज मांग उठाई है, आप यहाँ बैठकर मेरा विरोध करिए, खूब करिए, सड़क पर करिए, मुझे गाली बकिए, मुझे बुरा कहिए, मुझ पे हंसिए, नहीं मुझ पे हंसिए, जो दिल चाहे कीजिए, लेकिन ये आवाज गली गली से उठेगी, गली गली से उठेगी और सबकी कोठियों में पहुंचेगी, हर के घर में पहुंचेगी। अखिलेश जी घर के आगे भी लगेगी, योगी जी घर के आगे भी लगेगी, बहन जी घर के आगे भी लगेगी और प्रियंका जी के घर के आगे भी लगेगी कि मुख्यमंत्री मुसलमान या डिप्टी सीएम मुसलमान क्यों नहीं हो सकता। क्या क्या नाजायज मैंने सवाल अभी वकार साहब ने कहा, एक करके पहले अहमद खान फिर वकार साहब ने कहा कि बहन जी ने और नसीमुद्दीन को कहा। आप बताइए, नसीमुद्दीन सेकंड नंबर पर नहीं थे? वो कह रहे कि मुख्यमंत्री होना जाना चाहिए। मुख्यमंत्री क्या मतलब है? मुख्यमंत्री से बड़ा विभाग उनके पास सब था। सवाल इस बात का है, वो कह रहे हैं उनका सवाल आपने नहीं सुना, बोला कि उनका सवाल नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सारी ताकत मायावती जी ले ले। नेता कौन था? नेता कौन था? नेता तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। लाठियां डंडा वो डीएम समीकरण क्या था? दलित मुसलमान समीकरण क्या था? दलित मुसलमान समीकरण था डीएम समीकरण? नहीं, समाजवादी पार्टी का एमवाई समीकरण? नहीं, गलत बात है। गलत बात नहीं, नेताजी की बात करते रहे। सर्वजन सुखाय, सब बीएसपी का नारा है, सबजन हिताय, जवाब देने सबजन हिताय, सबजन सुखाय। देखिए, जितना विरोध करना हो, चाहे बीजेपी करे, चाहे सपा करे, नसीमुद्दीन कांग्रेस सिद्दीकी को मौका करे, मिला? नहीं बहुजन करे, जिसका विरोध जितना करना हो मुझसे करे। मैं सड़क पर उतरूंगा, अपने लोगों के बीच जाऊंगा, हस्ताक्षर अभियान चलाऊंगा कि क्या आपको अपनी कौम का डिप्टी सीएम चाहिए। वो कह रहे हैं आपके पास है क्या? हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे लोग हैं, ख्वाब हैं। मैं ख्वाब देखता हूं, अपने लोगों को दिखा रहा हूं कि तुम भी बन सकते हो। इनको लगता है कि इनकी कौम नहीं बन सकती। इससे नहीं लगता आपको डिवाइड ज्यादा क्रिएट होगा कंट्री? इनको लगता है इनकी कौम नहीं बन सकती और मुझे लगता है मेरी कौम बन सकती। इनके ख्वाब अलग है, मेरे ख्वाब अलग है। यही तुष्टीकरण की राजनीति है, यही संप्रदायवाद की राजनीति है। इससे कभी देश के लोगों का, प्रदेश के लोगों का भला नहीं हो सकता। इसीलिए मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। एमएच खान, आप 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। अनुराग भदौरिया से भी काफी गंभीर सवाल पूछे गए हैं। लेट हिम आंसर 10-15 मैं कह रहा हूं वसीम साहब, आपने डिमांड कर रहे हैं, इतना पूछिए। नहीं अनुराग जी से सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि मेरी मांग बात कर रहा, हमारी हो रही, रुक जाइए। नहीं, मेरी मांग गलत। ठीक है, एक सेकंड अनुराग, क्या इनकी डिमांड गलत है? देखिए, मैं सीधी सी बात करता हूं। आप इनकी डिमांड के साथ है? मेरी बात सुनिए, मैं समाज की बात करता हूं, मैं किसी पार्टी तो ये भी समाज की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं। अरे पार्टी के किसी का जवाबदेही नहीं हूं, मैं जनता का जवाबदेही हूं भाई। कोई पार्टी मुझसे सवाल पूछेगी, मैं जनता की बात कर रहा हूं। 6%, 7%, अब मैं 12% वाले बन सकते हैं, हम 20% वाले लोग हैं। मैं अपनी अगर हम बात करते तो हमसे कहा यार मुंगेरी लाल के अच्छा, मैं अपनी बात पूरी मतलब अगर 20% वाला कहे कि हम भी चाहते हैं, ये कह रहे हैं आप इनका मजाक उड़ा रहे हैं। हम मुंगेरी लाल, हमारा मजाक उड़ाया अपनी बात कह लूं, हमारी कौम का मजाक उड़ाया जाएगा, हमारी बात का मजाक उड़ाया जाएगा। हम मुंगेरी लाल हैं, और अगर हम आपको बना रहे हैं, हमारे वोट से आप बन रहे हैं, तो आप मुंगेरी लाल नहीं है। अच्छा, इसी मुंगेरी लाल का वोट लेकर आप सरकार में आ रहे हैं, इसी मुंगेरी लाल का वोट लेकर 4 बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो हम मुंगेरी लाल नहीं है। अच्छा, और अगर हम अपनी बात करते हैं तो मुंगेरी लाल, अपनी बात कर लो, मुसलमान मुंगेरी लाल है। अरे नहीं, मुसलमान मुंगेरी लाल है आपकी नजर में। पता नहीं क्या है वहां साए बोलते हो। किसने बोला जबरदस्ती यहाँ पॉइंट बनाने आए हो क्या, कि डिबेट करने आए हो? किसने बोला मुंगेरी लाल? मैंने बोला क्या जबरदस्ती आए बाएं साए बोल? आप जवाब दीजिए फिर। हाँ, तो फिर आए बाएं साए मत बोलिए, मैंने जिसने बोला उससे पूछिए। आप यहाँ पे इस तरह का एक्टिंग मत कीजिए कि यहाँ थिएटर थोड़ी चल रहा है कि आप थिएटर बनने गए यहाँ पे, कि थिएटर आर्टिस्ट हो गए। आपको लगता है थिएटर चल रहा है? और क्या आप थिएटर वाला काम कर रहे हो? मुंगेरी लाल, है? अरे मैंने बोला ही नहीं, हमसे बोला मुंगेरी लाल, मुंगेरी लाल। अरे काहे को एक्टिंग कर रहे हो? नहीं, आप बोलिए। मैंने बोला नहीं, बोलिए, आप बोलिए। देखिए, नहीं बोलिए आप। अरे मैं अपनी बात कर लूं। नहीं, मैं पूरा जवाब दे रहा हूं। क्या क्या वैक्सीनेशन के सेंटर खुल गए, वहां पे जाओ तो पता चला वैक्सीनेशन के सेंटर बंद पड़े, इसलिए कह रहा हूं। असीम वकार कह रहे हैं कि आपको वोट तो चाहिए, लेकिन आप लोग प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। देखिए, मैंने साफ बता दिया, क्योंकि ये आपसे बड़ी बात कर रहे हैं। कौन क्या पार्टी कहती है उसके बारे में समाजवादी चिंता नहीं करते, समाजवादी जनता की चिंता करती है। कोई भी अच्छी सजेशन देगा सराखों पर। मेरा मानना यह है कि अगर पॉलिटिकली इंपावर होना है और आप चाहते हैं कि आप भी पॉलिटिकली आगे बढ़ें, तो आपको अपने घर में
अपना मुख्यमंत्री, अपना डिप्टी एक- सीएम, मैं- अपना मैं एक होम सवाल मिनिस्टर, पूछता हूं। अपना विदेश मंत्री, क्या अपने लोग बनाना होंगे सर। अपने लोग क्या ये अपने लोग नहीं है? सलमान खुर्शीद नहीं नहीं सर, एक सेकंड, ये बड़ी चर्चा हुई है, ये चर्चा क्या सलमान खुर्शीद जाके विदेश मंत्री रहे तो वो अपने विदेश मंत्री नहीं थे? एक सेकंड, सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री रहे, क्या वो अपने विदेश मंत्री नहीं थे? हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट रहे, क्या वो अपने वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे? कैसे कह सकते हैं आप? फखरुद्दीन अहमद राष्ट्रपति रहे, क्या वो अपने राष्ट्रपति नहीं थे? एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे, क्या वो अपने राष्ट्रपति नहीं थे? अपने क्या होता है? क्या आप मेरे अपने नहीं है? मैं आपका अपना नहीं हूं? ये निर्णय करें हम आज। नहीं सर, आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं मैं उस वक्त की बात कर ये उस वक्त की आज के वक्त की बात है जी। फर्क ये है- क्या मुख्तार अब्बास नकवी अपने नहीं है? क्या मोहसिन रजा अपने नहीं है? सुनिए सर, क्या एमएच खान अपने नहीं है? आप नाराज मत नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा, सवाल पूछ रहा हूँ आप सर। जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त मैं तो अभी के वक्त की बात कर रहा हूं। मंत्री बना दिया जाता था, और हम जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त नाम लेते डर रहे हैं लोग। अब अनुराग बोल ले। हाँ, हमने पहली 40 सेकंड। हाँ, मैंने बोला कि समाज के अंदर में हर वर्ग के अंदर में जिस वर्ग के अंदर जैसी क्षमता जैसी ताकत होगी, समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाने जा रही है और समाजवादी पार्टी हर वर्ग को वो कह रहे डिप्टी सीएम मुस्लिम होना चाहिए, जिसके अंदर जितनी ताकत के साथ आएंगे हम वो कह रहे उनको- डिप्टी सीएम मुस्लिम होना अरे मैं चाहिए। कह रहा हूं हर वर्ग को डिप्टी सीएम, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, हर एक को डिप्टी सीएम का पद देगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ताकत के साथ पावर में आएगी। सुने, बात सुन लो, जिस वर्ग सेंटेंस पूरा होने दिया, जिस वर्ग, अरे बात सुनने दो, अरे बात, अरे बात सुनने दो, अरे बात, अरे बात, देखो लगा मैं भी बात सुनो, क्या मेरी बात, अरे बात, अरे बात, तो आप इनके फॉर्मूले पे आ गए। बात सुन रहे तो मजाक चल रहा है क्या? अरे मजाक कर दिया आपने। सुनो ना, जिस वर्ग के अंदर जितनी क्षमता होगी, जो वर्ग डिप्टी सीएम अरे बनने सुन जा तो रहे लीजिए हैं। आप, जिस वर्ग, अरे जिस, ये 20 अरे 25 बात, मांग रहे हैं, तुम 10 बना अरे रहे बात हो। सुनो ना, बात मजाक की, आप डिबेट करने आओ, ये मजाक 25 करने आओ, 25 मांग बात रहे सुन हैं। तो लो मेरी बात, 25 आप बना सुने रहे नहीं, हैं, हैं करने लग गए। अबे हाँ क्या होता है? बात सुनिए, हैं कर रहे हैं। बात तो सुन लो पहले। नहीं नहीं, में चाबी लग गई, ये चालू हो गए। अबे चुप ना बात तो सुन रहा सुन लो, करो मेरी यार। बात पूरी भाई नहीं 10 हुई। लोगों को तुमको मेरी डिप्टी बात सीएम बना पूरी रहे नहीं हो। हुई। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आर पार की टक्कर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर सीधा लखनऊ से आर पार, और मेरे साथ मौजूद है असीम वकार, एमएच खान, अनुराग भदौरिया और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री मोहसिन रजा साहब। पूरी लड़ाई तुष्टीकरण की है, ये पूरी लड़ाई मुसलमान वोटों की है। ये देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी के अलावा कोई नहीं करता। हम पूरे समाज की बात कर रहे हैं। मुस्लिम हमें- वोटों की लड़ाई है ये। नहीं, वो आपकी वजह से हो सकती है। आपकी वजह से क्या? आपके सामने आप बोला कह जा रहा नहीं है? नहीं, वो कौन कह रहा है? मैंने कहा समाजवादी परवाह नहीं करती कौन क्या ड्रामा कर मैं रहा है। आपको दूंगा सुनो, मौका। सुनो, नहीं सुनो, 15 सेकंड, 15 समाजवादी सेकंड। इस बात की परवाह नहीं करती कौन कहां ड्रामा कर रहा है। समाजवादी सिर्फ समाज के हर वर्ग को लेकर चलने वाली पार्टी है। समाज के Personal हर attack वर्ग को नहीं किसी पे। नेतृत्व देने जी। वाली पार्टी है। जी। समाज के हर वर्ग को, कि पूरे हिंदुस्तान को मानती है। वो पूरे हिंदुस्तान को एक समझती है, चाहे किसी अगड़ा हो, पिछड़ा हो, चाहे किसी जाति धर्म का हो, सब उसके अपने हैं, सबको साथ नहीं, ये तो लेके चलने क्लीशे की लाइन बात होगी करती कि है। हम सबको एक मान के चल रहे हैं, लेकिन एक वोट बैंक होता है और जिसके समक्ष, जिसके लिए काम किया जाता देखिए, है, हम हर और जगह- आप भी जानते हैं कि मैं- आपका वोट देखो, बैंक कौन सा है। देखो, समाजवादी समाज के विकास की राजनीति करती है, उसको सारे वर्ग पसंद करते हैं, सारा वर्ग उसको वोट कहा करता है। माना यह जाता है कि बिहार में लालू यादव का और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का वोट बैंक एक ही था। माना तो बहुत कुछ जाता है, माना पे कुछ मत नहीं जाता जाइए। सर, आप माना नहीं पे मानते मत उसको। जाइए। आप उसको वोट बैंक नहीं मानते देखिए, अपना। हमने एक्सप्रेस वे बनाया तो क्या उस पे कौन चलता है? सर ये पहले आप नहीं, ओके कौन ओके चलता ओके, है? नहीं, अब बताइए। मैं मौका किसके लिए दूंगा बनाया असीम भाई हमने आपको। एक्सप्रेस वे? आज नहीं, तो नहीं, आपने किसके पूरी लिए बनाया हमने? डिबेट को अपने इर्द गिर्द घुमा दिया, लेकिन मोहसिन रजा कुछ कहना चाहते हैं, जो कि आनंद भी ले रहे हैं कुछ बातों का। देखिए, एक चीज तो साफ हो गई, हमारे पूरे देश प्रदेश के लोगों ने देख लिया, सारी जनता ने देख लिया कि यहाँ पर किसके लिए बात हो रही थी। यहाँ देश हित की कोई बात नहीं हुई, विकास की कोई बात नहीं हुई, खाली एक समुदाय विशेष की बात करी है। और ये लोग सन 47 से आज तक इनको फुटबॉल बनाकर कांग्रेस, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी और आज वो एक मुसलमानों की ठेकेदार पार्टी हो, वैसी साफ किया गई है। वापस मुद्दे के ऊपर आता हूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स को धर्म के एंगल से देखना क्या जायज होगा? जो देश को तोड़ना चाहता है हम उसके साथ खड़े नहीं हैं। जी, जी। जो देश को जोड़ना चाहता है हम उसके साथ खड़े हैं। ठीक है। जो सब समाज को जोड़ना चाहता है हम उसके साथ खड़े हैं। सब जन हिताय सब जन सुखाय, हमने आपसे पहले असीम भी वकार। कहा, अब भी कह रहे हैं। बहुजन ठीक, समाज पार्टी का नारा है। असीम वकार, आपको अलकायदा के जो आतंकी पकड़े गए उन पे भरोसा है या अपनी सुरक्षा एजेंसियों पे भरोसा है? सुरक्षा के मामले में एक लाइन बोलना चाहूंगा, भरोसा किस पे? नेशन फर्स्ट, रिलीजन सेकंड। देश पहले है, देश रहेगा तो हम भी रहेंगे, धर्म भी रहेगा। देश पहले है,
देश से कोई समझौता नहीं, देश की सुरक्षा अच्छी से बात कोई नहीं। समझौता नहीं। जो लोग देश की सुरक्षा समझौता करते हैं तो अलकायदा हम के उनका विरोध आतंकियों करते पर थे और आपको भरोसा ज्यादा है या सिक्योरिटी एजेंसीज पर? मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, ये सवाल आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने बोला कि अभी तक वो उनको सजा नहीं हुई है। अभी तक जब सुरक्षा एजेंसियां खुलासे कर रही है तो आप सुरक्षा एजेंसी पे ज्यादा भरोसा करेंगे ना? देखिए, जो सवाल आपने मुझसे पूछा जी, ये सवाल अब आज के बाद आप बीजेपी के हर आदमी से नहीं पूछेंगे। मैं सबसे पूछता हूँ ये नहीं, सवाल। सुनिए। जी जी जी, कि अलकायदा- क्योंकि सवाल आपने खड़ा करा। सुनिए। जी जी, जो सवाल मैंने खड़ा किया वो सच था, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां पहले, हमारा भरोसा एटीएस पे, हमारा जी। भरोसा फौज पर, हमारा भरोसा ठीक है। सारी एजेंसीज पर। हम आतंकवाद का विरोध करते हैं, जी। करते थे और करते रहेंगे। अनुराग भदौरिया, क्या आपको फंसा दिया है सबने किस बात पे? हर विषय पर? नहीं, समाजवादी विकास की राजनीति करती है, फंसाएगा कि हम तो हर समाज को बार बार करें। हमारा तो स्लोगन है काम बोलता है। हम तो काम के नाम पे इलेक्शन लड़ते हैं, हम तो अपना मेट्रो चौड़े के गिनाते हैं, हम तो अपना एक्सप्रेसवे गिनाते हैं। काम की राजनीति करते हैं, काम पे बात करते हैं। लेकिन उन लोगों को तो कुछ लोगों का काम ही यही है कि इधर उधर करते ना, लेकिन समाजवादी काम किन की लोगों राजनीति का? करती कि है। बीजेपी का नहीं, बीजेपी तो या- आप जानते ही हो। सवाल या ओवैसी साहब की पार्टी का? खुल के नाम लीजिए आप। देखिए क्यों भाई, हम समाज की राजनीति करते ना। अब ओवैसी साहब से परेशान लग रहे हैं। नहीं, उनसे क्यों परेशान होगा? हम क्यों परेशान होंगे? परेशान हो बीजेपी, भाई सरकार बीजेपी की है, हमारा चुनाव बीजेपी के साथ है। पर वोट बैंक पे आपके वो सेंध मार रहे हैं, नहीं, ये नहीं, है। कौन कहां से? फिर वही बात, हम धर्म और जात की राजनीति पे विश्वास नहीं करते पार्टनर, हम समाज के विकास की राजनीति पे विश्वास करते हैं। समाज के हर उस वर्ग को, मैंने पहले बोला, जिस वर्ग के अंदर जितनी क्षमता होगी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी, ये समाजवादी पार्टी का नारा है। समाजवादी पार्टी हर वर्ग के अंदर में अगर क्षमता है, ताकत है, तो क्षमता के हिसाब से उसको उन्नति मिल। अरे आप अपनी बात मत कीजिए, आप बीजेपी से पूछो ना। आपकी हिम्मत नहीं हो रही सवाल यहाँ पूछने की, विपक्ष से पूछ रहे हो, विपक्ष से पूछ रहे हो सवाल विपक्ष से पूछते हैं। ये इनकी हिम्मत से नहीं यहाँ पूछने की। देश में हमारी कितने हिस्सेदारी है? सवाल यहाँ पूछ रहे हैं विपक्ष से। अरे सरकार इनकी है, सरकार से सवाल नहीं पूछना है, सरकार से सवाल नहीं पूछना है। अब विपक्ष कूद के सामने आ रहा है, और जब विपक्ष से सवाल पूछो तो तुम दबा के भाग रहा है। अच्छा, विपक्ष से सवाल। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18। लेकिन निष्कर्ष यही है कि कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की रणभेरी से पहले पारा और गर्म होगा, राजनीतिक द्वंद्व और तेज होगा। ओवैसी भी आएंगे, योगी भी बोलेंगे, अखिलेश बाबू भी अपनी बात को रखेंगे, मायावती भी अपनी बात को रखेंगी। तो निश्चित तौर पर यह चुनाव तो बड़ा होगा ही, लेकिन जो मुद्दे सामने आ रहे हैं उसको लेकर स्पष्टीकरण भी बहुत आवश्यक है। आपने इस चर्चा को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।